अम, आज हम लोग किस पे बात करेंगे? हम लोग डिविजनल चार्ट्स और नक्षत्र पे बात करेंगे। तो डिविजनल चार्ट्स के बारे में ये है कि पराशर ऋषि ने उनका महत्व बताया है अपनी किताब में। और उस उन्होंने बताया है कि हर डिविजनल चार्ट को हम अलग अलग ढंग से अलग अलग चीजों के लिए देखते हैं। अब उदाहरणतः यदि हम D1 ले लेते हैं, ठीक है, उसका पंचम भाव ले लेते हैं। D1 के पंचम भाव में यदि हमको देखना है तो वो पंचम भाव बहुत कुछ बताता है। यदि आप उत्तर कलामृत पढ़ें तो उसमें 50 से ज्यादा चीजें आपको मालूम पड़ेगी। D1 के पंचम भाव में क्या क्या मालूम पड़ेगा? आपको मालूम पड़ेगा सबसे पहले आपकी संतति के बारे में मालूम पड़ेगा, आपकी पराविद्या के बारे में मालूम पड़ेगा, आपकी मंत्र शक्ति के बारे में मालूम पड़ेगा, आप शेयर मार्केट ये सब जगह में किस तरह से पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में मालूम पड़ेगा। आप जुआ सट्टा कोई खेलता है तो वो उससे अच्छा कमा सकता है कि नहीं, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। फिर D1 के 5th हाउस से आपको क्या क्या और मालूम पड़ सकता है? आप ये देख सकते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पे आ सकते हैं कि नहीं, आप में आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं कि नहीं, आप अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं, और आपको लव अफेयर आपके लाइफ में है कि नहीं। तो इतनी सारी चीजें यदि हम D1 के 1st हाउस D1 के 5th हाउस से देख सकते हैं तो कौन सी चीज, फॉर उदाहरणतः हमारे घर में एक टंकी होती है, ठीक है, और उसके नल सब जगह होते हैं, सब सब कम बाथरूम्स में और किचन उसमें होते हैं। तो कितनी मात्रा में कहाँ पानी जा रहा है वो हमको कैसे मालूम? इसी तरह आपका जो D1 का 5th हाउस है वो इतनी सारी बातें बता रहा है। इसी के लिए जब हमको एक पर्टिकुलर इशू देखना है, अब जो विवाहित व्यक्ति है उसको उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया नेक्स्ट प्रेम होगा कि नहीं होगा, उसको संतति से मतलब है। उसको ये जरूरत है जानने की कि भाई मेरा मेरा बच्चा कब होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हम D7 देखते। यदि कोई बच्चा आता है बोलता है मुझे तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना है, तो उसके लिए हम फिर D24 देखते हैं। यदि कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि बताइए आंटी मेरा लव अफेयर कैसा चलेगा, तो उसके लिए मुझे D9 देखना जरूरी हो जाता है। इसी तरह हर चीज के लिए एक अलग डिविजनल चार्ट है। आपके लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं उनके लिए अलग अलग चार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब हम और उन जो ये 16 वर्ग है उनका अपना अपना योगदान है, जरूरी है। यदि आप देखें तो राशि चार्ट और D60 के बारे में ज्यादा मैं इसके लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि सब बड़े यही बोलते हैं कि D60 मैक्सिमम 2 मिनट में बदल जाता है, मैक्सिमम इज द कीवर्ड। तो उसको और डी वन को देखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हर चीज D1 से देखी जा सकती है। यदि हमको किसी का धन देखना है, देखिए हमने ये बोला कि आपको पंचम भाव से आप धन भी देख सकते हैं जो आप शेयर मार्केट से कमाते हैं या कहीं और से सट्टे जुए से कमाते हैं। लेकिन आपको क्या मालूम कि वो आपका जो D5th हाउस का जो एनर्जी है वो आपके धन में लग रहा है और आपके बच्चों में नहीं लग रहा है, वो हम D2 से चेक करेंगे। तो इसी तरह आप अलग अलग एक ही भाव के लिए आप अलग अलग डिविजनल चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो सोचिए कि 12 भाव में इतनी सारी चीजें हैं, आप 12 भाव में कितनी सारी चीजें डिविजनल चार्ट से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आमशा रूलर्स की, ठीक है। आमशा रूलर्स किसको बोलते हैं? आमशा रूलर्स उन लोगों को बोलते हैं जो कि देवता होते हैं। हम लोगों को ये सिखाया गया है। देखिए मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे हमेशा हम लोगों को बोला जाता था कि ये वेदांग है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि वेदांग कैसे, कहाँ से इसका वेदों के साथ कहाँ इसका अटैचमेंट है। कोई चीज का अटैचमेंट तो मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा वेदांग के साथ, क्योंकि सूर्य को वहां आदित्य बोला जाता है, चंद्रमा को सोम बोला जाता है वेदों में, तो उनका नाम भी अलग अलग ढंग से आता है। तो कहाँ से आया?
जब मैंने नक्षत्र पर रिसर्च करना शुरू किया और जब मैंने डिविजनल चार्ट्स के बारे में डीपली पढ़ना शुरू किया, तो वहां मैंने देखा कि उन लोगों में वहां आपके देवी देवताओं का बहुत प्रयोग होता है। और उनकी जो क्वालिटीज, अगेन कोई बहस कर सकता है कि भाई देवी देवता तो हमने देखे नहीं है, तो मैं वहां पर बहस का विषय है ही नहीं। मैं जो शास्त्रों में लिखा है कि उनकी ये क्वालिटीज हैं, उनको लेकर मैं काम करती हूँ और वो आपको दिखाई देंगी। कैसे? यदि हम D3 लेते हैं, ठीक है, D3 से आपको क्या मालूम पड़ेगा? D3 से आपको आपका व्यवहार भी मालूम पड़ेगा और आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वो भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि केवल आपका नेचर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को अपना नेचर भली भांति मालूम है। दो ही लोगों को अब आपका नेचर या मेरा नेचर मालूम होगा, एक मुझे और एक ऊपर वाले को, और आपको और आपके ऊपर वाले को। तो यदि मैं आपको आपका नेचर बता रही हूँ एस्ट्रोलॉजी से, तो आप बोलेंगे प्लीज मेरे को कुछ नया बताइए। लेकिन यहाँ आपको क्या जरूरत है? आपको ये देखना जरूरत है कि आपके भाई बहनों के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, या आपके भाई बहन अपने जीवन में क्या तरक्की या उन्नति करें। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पराशर ऋषि ने, उन्होंने हर अंश को, चाहे वो द्रेकाण हो, चतुरांशा हो, नवांश हो, सप्तांशा हो, कोई भी अंश हो, ठीक है, कोई भी अंश हो, उन सबको के देवी देवता दिए हैं। ठीक है, तो राशि चार्ट के भी देवी देवता है, उनके जो देवी देवता है वो 12 आदित्य है, द्वादश आदित्य, जिनका वर्णन विष्णु पुराण में आता है। ठीक है, तो जब हम होरा देखते हैं तो देवता और पितृ देखते हैं। द्रेशकान देखते हैं तो द्रेशकान में नारद, दुर्वासा और अगस्त्य, ये 3 ऋषियों का वर्णन किया जाता है। देखिए, द्रेशकान बनाने का एक अपना ढंग है, तो यहाँ हम उसके बारे में नहीं विस्तृत में कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमको किस तरह से देखना है। तो हम अब नारद ऋषि की क्वालिटी लेते हैं और विष्णु भगवान, और हम दुर्वासा ऋषि की क्वालिटी लेते हैं और अगस्त्य ऋषि के बारे में जानते हैं। तो यदि हम नारद ऋषि के बारे में बात करें, वो है तो हर समय सब जगह पहुंचते हैं नारायण नारायण करते हुए, लेकिन हमको मालूम है कि सबसे ज्यादा मजाक में व्यंग करना या सही बात आदमी को इशारे में समझाना, वो किसको आता है? नारद ऋषि को आता है। ये भी मालूम है कि वो चरेवती हैं, यानी कि वो घूमते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पैर में चक्के जैसे लगे। ठीक है, एक और चीज कि नारद ऋषि जो है, उनकी एक खूबी है, वो असुरों के साथ, देवताओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, सबके साथ एवरीबडी वेलकम्स नारद ऋषि, बोलते हैं आइए आइए नारद जी आप आए, चाहे वो कोई राक्षस हो, चाहे कोई असुर हो या कोई देवता हो। ठीक है, और दूसरी बात कि जो किसी को कुछ बोलना होता है ना, तो नारद ऋषि जो भयभीत होता है ना, उसके मन में और शंका जलाने में या जगाने में सक्षम है। और यदि कोई अच्छे पद पे चल रहा है, चाहे वो ध्रुव महाराज हो या प्रहलाद जी हो या कोई भी अच्छे हो, उनको सही पथ पर ले जाना उनका कर्तव्य, ये समझते हैं। बच्चों से भी उनको बहुत प्रेम। फिर हम अगस्त्य ऋषि के बारे में देखते हैं। अगस्त्य ऋषि जनरली छोटे हाइट के हैं, तो ऐसे उनको बोला जाता है कि सब ऋषियों में उनका जो हाइट है वो बौने के समान। ठीक है, दूसरा वो आप देखिए कि अगस्त्य ऋषि जो है वो बात ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन यदि आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका लिटरेचर पढ़ेंगे, तो एक तो उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ भी थी, और दूसरा कि वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज का सल्यूशन, बहुत ज्यादा बिना मार धाड़ या ये सब के लिए करके वो अच्छे से किसी भी सल्यूशन पर आ सकते थे। वो एक मीडिएटर थे और वो पूजनीय थे, सब उनके क्षमता से डरते थे और किसी भी चीज को किस तरह से अंजाम देना है उनको बहुत अच्छे से मालूम था। दुष्टों को भी यदि दंड देना है तो बिना बोले दंड देना है, करके दंड देना है। बोल के, जैसे नारद ऋषि सबको बोलते रहते थे, वो बोलते नहीं थे,
वो कर दिखाते थे। ठीक है, तो ऐसे आप ये चीज अगस्त्य ऋषि में के व्यक्तित्व वाले लोग जो होते हैं उनमें आप देख सकते हैं। अब दुर्वासा, दुर्वासा नाम का ही मतलब है ध्रुवासा, जो बोलने में ही खारे बोलते हैं। दुर्वासा ऋषि को शिव जी का अंश माना गया है, इसके लिए वो बहुत प्रतापी थे, लेकिन सब कोई उनसे दूर भागते थे, थर थर कांपते थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को यदि गुस्सा आ गया, अब वो किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिए उल्टा पुल्टा, लोग उसी से डरते थे। ये दुर्वासा ऋषि है, इनको कोई कुछ बोल देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी के सामने यदि ये आ गए तो प्रॉब्लम है। इसी के लिए लोग उनके, चाहे वो शिवजी हो, और दुर्वासा ऋषि किसी से नहीं डरते थे, शिवजी हो या इंद्रदेव हो या कोई सामान्य राजा हो, यदि उसने गलत काम किया है तो वो उसके साथ उसको श्राप दे ही देते थे, और उसके साथ फिर जो हो वो ऊपर वाला देख लेगा। तो ये चीज आप देखिए कि आप किसी भी चार्ट में D3 में लगा लीजिए। यहाँ मैंने जब महात्मा गांधी के चार्ट पे मैंने लगाया था कि महात्मा गांधी का D3 देख ले, ठीक है, लेकिन यहाँ कोरिलेशन बहुत जरूरी है। D1 और D3 का कोरिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपका D1 वो करता है, कुछ देता है या कुछ नहीं देता है, और D3 या D9 या D20, D60 को छोड़ के कोई, और D60 में बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने बोला मैक्सिमम 2 मिनट में वो बदल जाता है। तो इसी के लिए बाकी जो चार्ट्स है, डिविजनल चार्ट्स, वहां आप ये आराम से लगा के देखें कि यदि D1 में कुछ प्रॉमिस है तो आपको, यदि D7 में वो प्रॉमिस नहीं दिख रहा है तो होने के चांसेस हैं बच्चे, लेकिन D7 में ही प्रॉमिस दिख रहा है और D9 में प्रॉमिस, D1 में प्रॉमिस दिख ही नहीं रहा है, तो बच्चों का सुख होगा। आप नेबर के बच्चे से को अपना बच्चा मान के उसके साथ खेल लेंगे, लेकिन आपके अपने बच्चे हैं। और आप ये लगा के देख सकते हैं चार्ट्स। तो D1 को हम किस तरह से कोरिलेट करेंगे? अब यहाँ देखिए, इनका थर्ड लॉर्ड कौन है? इनका थर्ड लॉर्ड गुरु है, और गुरु कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव याद रखिए आपके ओपन ऑपोजिशन का भी भाव होता है, जहां से बच्चा जो है, जहां से जो भी बैठता है वो आपको टक्कर देने के लिए सक्षम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्पाउस ही आपको टक्कर देने में सक्षम होता है। तो देखिए, जो थर्ड हाउस है ना, उसका हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग D3 भी चलेंगे। अब यहाँ पर आमशा रूलर्स, यदि मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि व्हाट आर आमशा रूलर्स, तो हर वर्ग में, है ना, देवी देवता, हर वर्ग को, कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट आप लीजिए जो डिविजनल चार्ट्स पे बात कर रहे हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए एक एक देवी देवता दिए, एक एक नहीं, एक सेट ऑफ देवी देवता। यदि हम D3 पे जा रहे हैं तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नारद ऋषि, अगस्त्य ऋषि और दुर्वासा ऋषि, इन तीनों के बारे में, ये तीन जो है ये D3 से एसोसिएटेड है। तो आप बहुत कुछ, खाली कि आपका वो प्लैनेट कौन से आमशा में बैठा है, कौन से देवता के या कौन से संत के या कौन से किसके अंश में बैठा है, ये समझ के आपको उस प्लैनेट का जो स्वभाव है बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर हम उसमें नक्षत्र का भी प्रभाव देखें। तो यहाँ देखिए कि ताकि आप लोगों को ये समझ में आए, आप लोग देखिए कि यहाँ इनका जो गुरु है वो पहले ही कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, ये और ये जो मंगल है, और आप देखिए, अच्छा, तो ये गुरु यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि आमशा रूलर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। यदि हम आमशा रूलर्स ले रहे हैं D3 के, हमने D3 के आमशा रूलर्स लगाए, तो मैंने क्या देखा कि गुरु ध्रुवासा नक्षत्र में बैठा, ध्रुवासा आमशा में बैठा, और D3 का थर्ड लॉर्ड कौन है? मंगल है। वो भी देखना जरूरी है, खाली आप अपना D1 का थर्ड लॉर्ड देखेंगे तो नहीं होगा, D3 का भी थर्ड लॉर्ड देखना जरूरी है।
तो यदि मैंने D3 का थर्ड लॉर्ड देखा तो वो किसके आंशा में है, वो भी दुर्वासा के आंशा में। इससे हम एक बात तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उनका उनके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। वो उनके साथ थोड़ा कड़क बोलते थे। देखिए वो फादर ऑफ द नेशन है तो बहुत ज्यादा बोलना भी सही नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा कड़क ही बोलते थे अपने भाई बहनों के साथ, और उनके थोड़े से खिंचे खिंचे संबंध थे। ठीक है, अब ये हुई आंशा से मुझे मालूम पड़ जाए कि ये किस तरह से आ रहा है। अब यदि हमको गांधी जी का नेचर भी पता करना है तो नेचर देखिए, उनका खुद का नेचर अच्छा है, अगस्त्य ऋषि के अंशा में आ रहा है। ठीक है, फिक्स साइन में है उनका D3 में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो खुद बहुत ठहराव वाले व्यक्ति थे, सूझबूझ से काम करते थे, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते थे, प्री प्लानिंग, और चुपचाप काम कर लेते थे और लोगों को नतीजा दिखाते थे कि देखिए ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, और लोग उनसे उनका दबदबा भी था, लोग उनसे बाद में बहुत डरने भी लग गए थे कि ये कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो आप देखिए कि खुद तो इनका बहुत अच्छे अंश में है इनका लग्न, लेकिन इनका जो छोटे भाई बहनों के बारे में जो जो अंश आ रहा है वो दोनों दुर्वासा अंश में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज पे चलते हैं, इसको हम लोग नक्षत्र पर भी ले जाते हैं। तो यदि हम इसको नक्षत्र में कैसे देखेंगे, यदि हम लोग जेहोरा में जाएंगे तो जेहोरा हम लोग को वो देता है फैसिलिटी कि आप यहाँ पर D3 लगा लें। ठीक है, मैं नॉर्मल D3 लेती हूँ। तो यहाँ जब हम D3 लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए ये आर्द्र नक्षत्र में आता है मंगल, और गुरु जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ रहा है। वो मेरे को सीधा सीधा एक बात बोल रहा है कि वो अपने भाई बहनों का भरण पोषण तो करना चाहते हैं, या उनके बड़े भाई भी उनका भरण पोषण करना चाहते हैं, लेकिन जहां आर्द्र नक्षत्र आ जाता है, मंगल जो कारक भी है भाइयों का, और इनके चार्ट में थर्ड लॉर्ड भी है छोटे भाई बहनों का, वो ये बता रहा है कि वो आर्द्र नक्षत्र में वो उन लोगों से कटे कटे रहते हैं, उनके साथ झगड़ा रहता होगा। वो अपने छोटे भाई बहनों से उतना जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए या जितना उनको देना चाहिए उनको अपने छोटे भाई बहनों को, वो स्थिति नहीं थी, और कांस्टेंट वॉर था, कहीं ना कहीं अलगाव था। कृतिका नक्षत्र ऑलरेडी आपको झगड़े का नक्षत्र या थोड़ा सा खिंचा हुआ नक्षत्र देता है, छोटे भाई बहनों के लिए प्यार है लेकिन उनसे दूरी है कृतिका नक्षत्र में। और आर्द्र नक्षत्र तो बोलता है कि वहां बराबर का वो है, रिलेशन है, और आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम नक्षत्र के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आंशा रूलर से आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिलती, जैसे यदि हमने D9 लिया तो D9 के भी आंशा रूलर्स होते हैं। ठीक है, अब यही मैंने आपको जो, और कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ जो जेहोरा में बेसिक्स है उसके नीचे आप जाइए, आंशा रूलर्स है, वहां पर हम सभी D9 यदि लगा रहे हैं तो मेरे को D9 के आंशा रूलर्स मिल गए। अब इनका सेवेंथ लॉर्ड, D1 का सेवेंथ लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल मनुष्य के नक्षत्र के अंशा में है, और यदि हम चंद्रमा उनका देखें तो चंद्रमा जो है उनका राक्षस के अंश में। तो ये बताता है कि जो उनकी पत्नी थी वो बहुत दृढ़ संकल्पी थी, और हटी भी हो सकती है, उनको गुस्सा भी तेज आ सकता है, लेकिन उनके अंदर करुणा का स्वभाव भी था। क्यों, क्योंकि मेरे को D9 का भी देखना है और मेरे को D1 को भी कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इस पर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, प्लीज आप लोग लिख लीजिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मोर देन हैप्पी कि आपका क्वेश्चन मैं आंसर करती हूँ। मनीष जी आप भी चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू पूजा जी। ओके क्लियर, थैंक यू नीलेश जी। अच्छा,
अब एक और चीज है लाइफ का कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारा करियर कैसा जाएगा। जनरली आपको कुछ चीजें लोग हर कोई पूछना चाहता है, जैसे कि विवाह के बारे में, करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, ये सारी चीजें लोग पूछना चाहते हैं। तो हम जब करियर के बारे में देखते हैं तो हमको D10 देखना पड़ता है, क्योंकि 10 वर्ग है। तो 10 वर्ग में आप क्या क्या देख सकते हैं? आपके सारे कर्म बोलते हैं, सारे कर्म, कर्म के अंतर्गत आपका प्रोफेशन भी आता है। कर्म के अंतर्गत आप जो सारी क्रियाएं करते हैं वो सारा आता है। आपका प्रोफेशन भी आता है। आपका प्रोफेशन मेजरली क्यों आता है? आपका प्रोफेशन मेजरली इसलिए आता है, यस मनीष, मनीष, मैं जो लेती हूँ, मैं मैं जो चार्ट लेती हूँ, एक मिनट, ये देखिए, लाभ मंडूक फोरा लेती हूँ। जब मैं बोरा चार्ट लगाती हूँ तो मैं लाभ मंडूक फोरा लेती हूँ, ठीक है। तो अब जब हम लोग बात करेंगे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए हम लोग D10 चार्ट देखेंगे। और आपका प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन में आप 10 घंटा, 8 से 10 घंटा, और आजकल तो हम चाहे 8 घंटा काम करें, 6 घंटा काम करें, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा हमारा काम घूमता है। पहले लोग आते थे तो काम बंद करके आते थे, ऑफिस बंद करके आते थे, दुकान बंद करके आते थे, तो उसके बाद वो उनका वो कनेक्ट कट जाता था, वो पूरा समय अपने घर को देते थे। आज मोबाइल से हमारे को ये सुविधा है कि हम 24/7 अपने काम के बारे में सोच सकते है ना। अब वो सुविधा है, असुविधा है, वो तो सबको ही जानते हैं, लेकिन वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा D10 हमारे आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब D10 के भी देवी देवता हैं, जो 10 दिक्पाल हैं, जो 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, वो D10 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दिक्पाल होना आज हमारे करियर में, जब मैं ये बात सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत सोच के इतना आश्चर्य होता है कि पराशर ऋषि ने एक एक चीज बहुत सोच समझ के लिखी है। क्योंकि आप देखिए कि अपने जीवन में कौन ऊंचाई नहीं पाना चाहेगा अपने करियर, सबको ही पाना चाहेंगे, है ना। और दिक्पाल कौन है? दिक्पाल जो दसों दिशाओं के जो स्वामी है, जो गार्जियंस है, वो दिक्पाल है। तो इसके लिए ये बहुत ही ये बहुत ही सुंदर एनोलॉजी है या व्याख्या है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कौन है, वो देवी देवता क्या करते हैं। तो कौन से देवी देवता हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, निरुक्ति, वरुण, कुबेर, वायु, ईशान, ब्रह्म और अनंत। तो एक और चीज समझिए कि, सॉरी, कि इसको भी चार्ट को बनाने के लिए एक ढंग है, आपको एक मेथड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं वो मेथड भी लोगों को बोलती हूँ कि आप बनाइए अपने हाथ से, क्योंकि जब हम अपने हाथ से चार्ट बनाते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। वैसे जेहोरा में भी ये आपको बना बनाया मिलता है। जैसे अभी हम अमिताभ बच्चन का चार्ट लेते हैं। अमिताभ बच्चन का चार्ट यदि हमने लिया तो देखिए, एक और चीज है कि अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने ये क्यों लिया चार्ट, क्योंकि उनका प्रोफेशन इतना लंबा, 5 दशक के आसपास चला है उनका प्रोफेशन। वो जब आए थे तो उससे पहले बहुत सारे सुपरस्टार्स थे, वो अभी तक हैं, बीच में पता नहीं कितने सारे लोग इंडस्ट्री में आए, काम किया और चले भी गए। बहुत सारे लोग आए जो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन उनका जो ग्राफ है वो सक्सेस की ओर जाता है। लेकिन ये नहीं है कि उनको सक्सेस ही मिली है, उनको ऐसे लोज भी मिले हैं, इतना नीचे भी उनको गिरना पड़ा है, या गया है उनका करियर ग्राफ कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं वापस उठ पाऊंगा, तो वो बहुत नीचे से भी वापस उठे। तो लोज और हाइज दोनों उनके लाइफ में है, ठीक है। अब जब हम प्रोफेशन देखते हैं, यदि कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा होता है तो हम 7th हाउस और 10th हाउस देखते हैं। लेकिन जब हम कोई किसी प्रोफेशन में होता है, एज सच किसी के अंडर काम कर रहा होता है, तो हम 6th हाउस और 10th हाउस देखते हैं। एक और चीज कि
प्रोफेशन का धन से कोई संबंध नहीं। आप बहुत बार लोगों के पास जाएंगे, लोग बहुत बार आपके पास आएंगे, बोलेंगे मैं काम तो इतना करता हूँ लेकिन मेरे को उस हिसाब का पैसा नहीं मिलता। एक तो आप अष्टक वर्ग में उसको 10th हाउस और 11th हाउस कंपेयर कर लीजिए या सेकंड हाउस से कंपेयर कर लीजिए कि भैया 10th हाउस में तो इतने पॉइंट्स है, 11th और सेकंड में है ही नहीं, तो भैया तुमको पैसे कहाँ से आए? काम तो मेहनत तो तुमको पूरा करना पड़ेगा, तुमको यश और नाम भी मिलेगा लेकिन वो उस हिसाब के पैसे नहीं। लेकिन इसको बेटर कंपैरिजन के लिए D10 और D2 को कंपेयर करना पड़ता है और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं आगे अमिताभ बच्चन के चार्ट में कि जब उनके लाइफ में लोज थे, हाईज भी थे और लोज भी थे, तो वो आप देखिए इनका प्लैनेट ऑफ वैल्यू 6th हाउस में बैठा हुआ और कौन है? गुरु, उच्च का वर्गोत्तम गुरु है। ठीक है, और पुष्कर नवांश में, तो और कौन से नक्षत्र में है? नक्षत्र गुरु का है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब ही यही होता है कि आप जीवन में ऊंचा उठेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊंचा उठेंगे। यदि आप अमिताभ बच्चन का ग्राफ ले ले तो वो ऐसे 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 ही, लेकिन जो जितना नीचे आएगा उससे कहीं ज्यादा वो ऊपर जाता है, ये भी पक्का है। ठीक है, तो ये चीज तो उनके D1 के चार्ट में हमें दिखाई दी। 10th लॉर्ड कहाँ है? मंगल है 8th हाउस में। 8th हाउस, बहुत बार आप लोग देखेंगे जो बोलेंगे यार मेरा तो 8th हाउस में प्लेनेट है, तो क्या हुआ? वो ये बता रहा है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, ऊपर नीचे है। वो तो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी बता रहा है क्योंकि वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, उच्च का है। रामचंद्र जी के चार्ट में भी जो 6th हाउस में एक प्लेनेट बहुत अच्छा था, राहु। उनको उनको 6th हाउस आपको कैपेबिलिटी देता है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करने की क्षमता देता है। और जैसा आप देखिए कि यहाँ अच्छे से फेस कर रहे हैं, वहां राक्षसों को मार के उन्होंने फेस किया। और जुपिटर यदि 6th हाउस में हो तो उत्तर कलामृत के अनुसार वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और यहाँ विपरीत राजयोग अमिताभ बच्चन का बनता है तो वो देता ही है। अब हम इसको D10 चार्ट में भी देखेंगे। 10th लॉर्ड कौन है? मंगल है। 10th लॉर्ड मंगल आपको उनका 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस खराब हाउस नहीं होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। उनकी शोले जो आज तक लोग उसके डायलॉग्स बोलते हैं, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। अग्निपथ, पा, ये सारी मूवीज में उनकी डेथ हो जाती है और ये सारी मूवी सुपर हिट है। 8th हाउस उनके डेथ के हाउस को बताता है, तो वो दिखा रहा है। ठीक है, और वो कौन से नक्षत्र में है? वो हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र क्या बोलता है कि आप अपने हाथ से काम करेंगे। मंगल यदि हस्त नक्षत्र में बैठ जाए तो वो लोगों को दनादन दनादन पिटाई भी कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने प्रोफेशन में जंजीर, जो उनकी फर्स्ट मूवी जो वहां हुई थी, जो कि मतलब सुपर हिट हुई थी, उसमें वो एंग्री यंग मैन का ही उनको खिताब मिला था क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर बन के आए थे। बहुत अच्छा प्राण की उन्होंने उस मूवी में बहुत अच्छे से धुलाई करी। तो वो ये सारी चीजें, क्योंकि इनका चार्ट इस तरह का है और वो यूज हो रहा है, वो सारी चीजें जहां जहां जब जब यूज होंगी तब तक उनको वो हिट मिलेंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका D1 चार्ट का एनालिसिस। अब हम इनका D10 देख लेते हैं। तो D10 में यदि हम जाते हैं, हम क्या देखेंगे कि उनका मंगल कहाँ है और उनका 10th लॉर्ड कहाँ है। इनका D10 चार्ट यदि आप देखें तो 10th लॉर्ड कौन है? गुरु। वो स्वग्रही होके लग्न पर बैठे हैं और दिग्बली है, वो बता रहे हैं। ठीक है, D10 का 10th लॉर्ड जो है और D1 का जो 10th लॉर्ड है वो मंगल है। वो मंगल भी दिग्बली है 10th हाउस में, और यहाँ पर वो मंगल 2nd और 9th का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठे हुए। जब 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठते हैं तो एक बहुत अच्छा योग बनता है। साथ ही यहाँ आप देखिए 7th लॉर्ड भी वहां 10th हाउस में बैठे हुए। जब एक कोण और त्रिकोण, एक केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड, लघु पराशर ये बात बोलता है कि जब एक केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो 10th हाउस में बैठ, तो वो राजयोग बनाते हैं। और यहाँ जो राजयोग है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मंगल क्योंकि ये हाईएस्ट केंद्र है। ठीक है, इसी के लिए फिर
इतना हमें समझ में आता है कि इनका चार्ट अच्छा दे रहा है। अब आप देख लीजिए कि सॉरी, आमशा रूलर्स देख लीजिए। आमशा रूलर्स में जब हम D10 में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इनका जो गुरु है वो अनंत, यानी कि शेषनाग हम कह सकते हैं, और मंगल जो है यम के के उसमें है, किसमें? आमशा में। अनंत क्या करते हैं? अनंत क्या करते हैं? शेषनाग हमारे जो पृथ्वी को अपने सर पर, खाली पृथ्वी नहीं, बोलते हैं कि पूरे संसार को अपने सर पे रख के चलते हैं, है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ कि वो वन मैन पर्सन है जो सारा बोझ अपने आप ढो सकते हैं। इनफैक्ट आप यदि विकिपीडिया पढ़ें अमिताभ बच्चन के बारे में, तो वहां लिखा हुआ है कि एक बहुत अच्छे फ्रेंच डायरेक्टर थे, वो अमिताभ बच्चन को वन मैन आर्मी भी खिताब दिए। तो आप इनका टैलेंट ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अब मंगल जो है यम के नक्षत्र, जो लोग यमराज के बारे में जानते हैं उनको ये मालूम है कि यमराज किसी के साथ भेद नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि वो गरीबों को ही लेके जाता है और ऊपर वालों को छोड़ जाता है, या ऊपर वालों को ही लेके जाता है और नीचे वालों को छोड़ जाता है। समय आता है तो वो सबको, जिसका जब जब समय आता है, यानी कि आप टाइम बाउंड है, आप पंक्चुअल है, और ये सारी क्वालिटीज अमिताभ बच्चन में है। लोग बोलते हैं कि इतने सालों बाद भी वो समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचते, और वो हर किसी का, लोग इसी के लिए अमिताभ बच्चन के फैन है। लोग आधे से ज्यादा लोग तो केबीसी इसी के लिए देखते हैं ना कि अमिताभ बच्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लोगों को किस तरह से कंफर्टेबल करना है, कोई भी आ जाए, आता है उनको। और यमराज के बहुत सारे गुण है। एक तो बेस्ट पार्ट है कि यमराज सबका टेस्ट लेते हैं, और केबीसी में उनका काम ही वही है, टेस्टिंग वाला काम है। ठीक है, तो उनका यही वाला काम है कि लोगों को वो टेस्ट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? फिर तो ये अब मैं नक्षत्र भी देखना चाहूंगी। ठीक है, यदि मैंने नक्षत्र लगाया और D10 का नक्षत्र लगाया, तो उनके चार्ट में D10 में जो लग्न है वो उत्तर भाद्र में आता है, उनका गुरु है वो उत्तर भाद्र में आता है, और उनका मंगल जो है वो पूर्वाषाढ़ में आता है। यदि उत्तर भाद्र में यदि कोई प्लैनेट्स हो, तो वो प्लैनेट्स आपको स्किल्स तो देते ही हैं, और साथ में आपको नाम शोहरत भी देते हैं। आपको बहुत सारे स्किल्स देंगे। उत्तर भाद्र और रेवती दोनों स्किल्स देते हैं, और आपको नाम और शोहरत भी देते हैं। ठीक है, और पूर्वाषाढ़ में यहाँ मंगल बहुत अच्छा है कि उनमें एंगर तो है, लेकिन वो एंगर जो है, और आप यदि देखें कि सप्तमेश, इस चार्ट का जो सप्तमेश है बुध, वो भी पूर्वाषाढ़ में, तो वो क्या दे रहा है उनको? वो दूसरों का भरण पोषण करने की शक्ति भी दे रहा है, और रिजुविनेशन, यानी कि वापस कभी आपको यदि आपका कोई प्रॉब्लम होता है, वर्चस्व ग्रहण शक्ति, इसका मतलब है इस नक्षत्र की शक्ति जो है वो वर्चस्व ग्रहण शक्ति है, कि किसी को भी हील करना या स्वयं को भी हील करना, स्वयं को वापस उस लेवल पे लाना, वो सारी जो शक्तियां हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उनके जीवन में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, एक बोफर्स के बाद उनका प्रॉब्लम आया था, उसके बाद जब उनकी मिस वर्ल्ड के बाद जब उनका के बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे लोन्स बढ़ गए थे, तब उनका प्रॉब्लम्स आया। और फिर बाद में जब उन्होंने केबीसी किया, तब वापस वो उठ कर आए, पॉलिटिक्स छोड़े, उसके बाद मेहनत करके उठ के आए। तो ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में लोज नहीं आए, बहुत बहुत बड़े बड़े उनको झटके मिले, लेकिन वो फिर भी खड़े हुए। तो ये नक्षत्र मंगल उनको ताकत भी देता है। मंगल जब आपके लग्न को देख रहा है, इस नक्षत्र में है, तो आपको वो ऊर्जा दे रहा है कि ठीक है, गिर गए कोई बात नहीं, वापस उठो, तुम्हारे में क्षमता है। ठीक है, यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आप लिख दीजिए, आप लिख। थैंक यू राजीव जी।
हाँ मैडम, यहाँ पे D10 चार्ट में अमिताभ बच्चन जी के हाँ, जो रेवती रेवती अपना जो पूरा रेवती नहीं है। उत्तर भाद्र नक्षत्र के जो क्वालिटीज है, हाँ, इनकी जो डेटीज है, अही हाँ, बुर्द मुनि समथिंग है ना कुछ ऐसा। तो हाँ। एक विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे उनको स्किल मिलती है, जिसके आ, बहुत कम लोगों को टैलेंट मिलता है, ये बहुत कम लोगों को टैलेंट मिलता है, थैंक जैसा यू। आपने बताया। नीलेश जी, उसके जो हाँ डेटी है हाँ अहिर बुद्धन्या। हाँ हाँ, बरोबर लेकिन मैं बरोबर। उनको उसको शिव पार्वती का नक्षत्र मानती हूँ, और मेरा रिसर्च यही बताता है कि इस नक्षत्र में यदि आपका सेवेंथ लॉर्ड हो या आपका टेंथ लॉर्ड हो, तो आप उस क्षेत्र में अच्छे से पैर जमा के काम कर सकते हैं और ख्याति प्राप्त कर सकते यहाँ पे एक बात आपने सही बताया कि यहाँ पे जो स्किल और टैलेंट मिलेंगे वो बाकी सबसे अलग होगा, हैं। एकदम थैंक यू। एकदम परफेक्ट होगा, आपने बस बराबर थैंक यू। बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ सर, मैम आप बोलिए। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, उन्होंने वेलकम लिखा है, तो एक सेकेंड, आई जस्ट टेक, पहले सर की बात सुनती फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, बोलिए सर। आप कौन सा जो है एनिमल्स यूज करते हैं आप? मैं आयनांश, मैं लाहिरी, ट्रेडिशनल लाहिरी आयनांश। ट्रेडिशनल लहरी। और 360 डेज, 367 डेज, क्योंकि सूर्य सिद्धांत उसी को ही यूज करने की वो देता है, सलाह देता है। तो 367 डेज और लाहिरी, ट्रेडिशनल लाहिरी आयनांश। हाँ नैना जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो D10 आप शो कर रहे हो, या फिर ये जो देती हैं उनके बारे में जो आप एलाबोरेट कर रहे हो। हम मतलब मैं बहुत ज्यादा वेल्म्ड हूँ कि इस तरह से भी देखा जा सकता है। और एक चीज जो 8th हाउस में है उनका, जो 10th लॉर्ड जो 8th हाउस में है, ये उनके वर्क ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है। बिकॉज पहले जो अमिताभ बच्चन थे वो एक सेल्स में इंक्लूडेड थे और जॉब करते थे वहां कोलकाता में। उन्होंने बहुत आफ्टर दैट एक थोड़े शिफ्ट, समय के लिए किया जॉब, वो तो बहुत। ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनमें जो हाँ, वर्क वो पे भी आया, ये क्या D10 ही, मतलब ये जो 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, ये वर्क ट्रांसफॉर्मेशन दोनों, उनका शो करता है। दोनों, दोनों। देखिए, मैंने आप लोगों से जैसे पहले बताया कि जब हम D1 को तो नकार ही नहीं सकते, तो D1 में तो वो दिखाई दे रहा है। और जब वही मंगल पूर्वाषाढ़ में जाके बैठ जा रहा है, ठीक है, वही मंगल जो पूर्वाषाढ़ में बैठ जा रहा है, वो उनको रिजुविनेट होने की, आपको रिजुविनेट होने की शक्ति है। हमेशा याद रखिए कि आपके पास कोई शक्ति है तो उसको प्रयोग भी तो करना होगा ना। तो वो कब प्रयोग करेंगे? जब वो नीचे गिरेंगे, धराशायी होंगे, फिर उठेंगे, तभी तो उसका प्रयोग होगा। समझे आप? तो उस समय उसका प्रयोग होगा। इसका मतलब तो है कि उनके जीवन में ऐसे ऐसे क्षण आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि वो नीचे एक बार कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए उनको उनका पतन हो सकता है, और उसके बाद वापस अपने आप को खड़ा करने की शक्ति उनमें है। ठीक है, ये उनके D10 चार्ट से और D1 चार्ट दोनों से कोरिलेट करने से मिलता है। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो दीपा जी, ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो कि मैं अपने क्लासेस, नक्षत्र क्लासेस में पढ़ाती हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आदि से समझा। तो ma'am, as 8th house shows transformation, then what does 10th? Okay, that's a good one. 10th lord, यदि 8 आपका यदि 10th lord 8th हाउस में चला, 12th हाउस में चला गया, तो लोग बोलेंगे कि व्यय स्थान में चला गया, लेकिन बहुत 10th 12th हाउस जो है आपका दूर दराज वाला भी तो स्थान है ना, घर से बहुत दूर वाला स्थान भी तो है, एकदम विपरीत कल्चर वाला स्थान है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है अपने घर से बहुत दूर जाके यदि काम करता है, कमाता है, तो वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है। हेलो मैम। हाँ, पूछिए सर। मैम, अगर राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपद या मतलब भाद्रपद और आषाढ़ नक्षत्र में हो, मतलब तो नहीं क्या? नहीं, देखिए, वो तो राहु केतु के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर्सनल चार्ट हम नहीं ले रहे, नहीं, लेकिन पर्सनल नहीं, लेकिन ये ल्यूमिनरी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, जो केतु के देखिए, सामने उत्तर होगा। भाद्र पद में यदि राहु होता है,
यहाँ पर यदि मैंने आपका एक क्वेश्चन आंसर कर दिया, वैसे मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं पर्सनल चार्ट यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि अपने पास समय नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछिए, मैं बहुत अच्छे से खुशी खुशी आप लोगों का जवाब दूंगी। उत्तर प्राप्त तो वो व्यक्ति की आशा रहती है, आकांक्षा उसके मन में रहती है कि मेरा जीवन सुखी हो और मेरे को बहुत अच्छा पार्टनर मिले। मिलेगा कि नहीं वो तो उसके स्ट्रगल को से ही मालूम पड़ेगा, और फिर उसका D9 चार्ट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई टेक्निकल क्वेश्चन? तो अच्छा, आप लोगों के पास टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है? इतने सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं। किसी के पास और कोई भी मैम वन मोर। हाँ हाँ, पूछिए ना, पूछिए। जैसे आपने ये दशांश जो चार्ट है उसके प्रत्येक देती है, तो इनका नेचर हमने देखा है पराशर होरा में बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि ये देती है, ये देती है, ये देती है, बट हम सबके नेचर से अवगत नहीं है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो शायद हमने फर्स्ट टाइम सुने हैं। तो मैं या इनकी जो फीचर्स हैं या फिर इनकी जो गुण अवगुण है उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसको हम और इलेबोरेटरी कैसे देख सकते हैं? नैना जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो सालों की मेहनत है, उसमें आपको पुराणों में, संहिताओं में, सब में मिलेगा। क्यों, क्या होता है कि जो हमारे पुराण है, वेद आदि हैं, वहां पर देवी देवताओं का वर्णन है, तो उनके नेचर्स का भी वर्णन है, वहां से हम लोगों को मिलता है सारी चीजें। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे उपनिषद और पुराण हमें खंगालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तो ये चीज में काफी सालों से हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम। तो यहाँ नक्षत्र के बारे में, अच्छा, आप यदि नक्षत्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं कोई भी, तो यदि आप नक्षत्र के देवी देवता के बारे में पढ़े या नक्षत्र की शक्तियों के बारे में पढ़े, तो उससे भी आपको नक्षत्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। नक्षत्र के लिए 17 to 18 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि यदि आप ले, हम अभी बात कर रहे थे, यदि आप बात करें, ठीक है, यदि आप हेल्थ इश्यूज ही लेना चाहें तो आप नक्षत्र से हेल्थ इश्यूज भी देख सकते हैं। कि यदि किसी का षष्टेश पित्त के नक्षत्र में है, तो आप देख सकते हैं कि ये भाई, इस व्यक्ति को पित्त की बीमारियां हो सकती हैं। और यदि कोरिलेटिव पीरियड्स चल रहे हैं, और खाली दशा वाला पीरियड नहीं, क्योंकि दशा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, दशा एक बड़ा मेन पीरियड है। किसी का यदि शुक्र की दशा चल रही है तो 20 साल तक क्या वो व्यक्ति वही काम करेगा? नहीं, रिजल्ट्स आपको अंतरदशा प्रत्यांतर दशा ही देती है। तो इसके लिए यदि इसके प्रत्यांतर में कोई एक 6th हाउस में कोई पित्त के नक्षत्र में चल रहा है, कोई शनि गोचर कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसको एसिडिटी की अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाए। वो खाना लेट से खाता हो या थोड़ा सा खाना खाता हो, जिसके कारण उसके बॉडी में एसिडिटी को और वो प्रॉब्लम्स हो। ये सारी चीजें जो है नक्षत्र कंप्लीट एनालिसिस आपको देती है। और आप D1 और फिर यदि आप हेल्थ के लिए D27 देखें तो वो आराम से आपको ये सारी बातें बताता है। इसी तरह आप D27 में भी नक्षत्र को देख सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, पूछिए मनीष जी। हाँ, बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे, अभी अभी बच्चन साहब का चार्ट देख रहे थे, तो जस्ट लाइक उनका D10 का 10th लॉर्ड जो कि जुपिटर था, हाँ और वो अनंत अंशा में थे। हाँ, तो इसका अनंत, क्योंकि जिसका एंडलेस, अनंत का तो मतलब एंडलेस ही नहीं, हो गया। अनंत यहाँ क्योंकि अंशा रूलर है, ये देवता है, तो अनंत जो शेषनाग है ना, उनका एक नाम अनंत भी है। नहीं, ये मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहा था। अनंत का जैसे हम एक अर्थ निकालें तो एंडलेस भी वो बनता है उसका मीनिंग। हाँ, तो क्या हम ये इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जिस वही मैं तरीके आपको से बोल रही हूँ, उनका वही वो मैं कैरियर चला है, वो एंडलेस तरीके से चला है, अभी तक चल ही रहा है? तो वो आप वो चाहे तो आप वैसा ले सकते हैं, लेकिन अनंत जब अंशा रूलर बोल दिया है कि ये देवता है, ठीक है, तो अनंत का मतलब ये भी होता है कि जो एंडलेसली अपना भार ढोने में सक्षम है। क्योंकि शेषनाग का बोला गया है कि सृष्टि के शुरू से लेकर सृष्टि के अंत तक शेषनाग ही
पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड का जो वहन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति सक्षम है, अपने जितना टाइम वो उस पोजीशन में रहेंगे वो उस काम करने में पूरा रिस्पॉन्सिबली विदाउट फेल, कहीं भी उनसे भूल चूक नहीं होगी, वो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, और वो अच्छे लंबे अंतराल तक भी काम कर सकते हैं। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये अनंत का मीनिंग ये भी हो सकता है ना कि एंडलेस फेम देता है, बिकॉज धीरूभाई अंबानी का भी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अनंत अंशा में कोई उसका कोई प्लेनेट है, तो एंडलेस फेम फेम भी देता है, एंडलेस मतलब। तो अभी मैंने वही बोला ना मनीष जी को हाँ। कि वो उनका धीरूभाई अंबानी का, यदि आप बोल रहे हैं कि है अनंत उसमें, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ कि है क्या। हाँ, उनका भी जुपिटर अनंत में 4th हाउस में। तो वो अनंत, उनका जुपिटर 4th हाउस में, 4th हाउस का जुपिटर कालपुरुष कुंडली में अच्छा माना गया। और यहाँ यदि आप देखें तो टॉरस की साइन में, तो ऑब्वियसली वो कर सकता है। ठीक है, वो कर सकता है, ये सारा चीज कर सकते हैं। आमशा रूलर से आप बहुत कुछ बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। जैसे यदि हम D12 का आमशा लें, हमारे पास थोड़ा सा समय तो हम देख सकते हैं कि D12 का यदि हम किसी का भी आमशा लें, तो D12 के आमशा में आपको मालूम पड़ेगा कि पेरेंटल रिलेशन कैसा होता है व्यक्ति का, फादर के साथ कैसा रिलेशन है। 4th लॉर्ड इस चार्ट में कैसा है, इस 4th लॉर्ड मदर का है, और इस चार्ट में इनका द्वादशांशा में 4th लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है। आप मर्क्यूरी, सैटर्न और मर्क्यूरी का देख लीजिए। एक लेवल पे मदर बहुत स्ट्रिक्ट है और एक लेवल पे मदर फ्रेंडली भी है। उनकी मदर स्ट्रिक्ट थी उनके साथ, और उनकी मदर के साथ उनका वो फ्रेंडली रिलेशन भी था। तो ये अहि, गणेशा, अश्विनी और यम, इनके अंशा के साथ हम काम करते हैं। इनके फादर के साथ उनका रिलेशन कैसा था, यदि आप 9th लॉर्ड देखें, यहाँ पर 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और यहाँ 9th लॉर्ड कौन है, वीनस बैठा हुआ है, वीनस है। मंगल और शुक्र का देख लेते हैं हम। यमा, फादर बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत डिसिप्लिन थे और फादर के साथ, लेकिन बाद में जाके उनके साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन बना मदर के डेथ के बाद। तो फादर को बहुत लव करते थे उनके फादर, शुरू में मदर के साथ ही रिलेशन था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप आमशा रूलर्स के साथ काम करते हैं, बहुत सरल ढंग से आपको डिविजनल चार्ट्स पे काम करने की क्षमता। लेकिन जैसा यदि आप देखेंगे कि ओके, तो यदि आप देखें कि बहुत सारे जो चीजें हैं, है ना, वो आपको आमशा रूलर्स के साथ बहुत अच्छे से मालूम पड़ता है। नक्षत्र देख लीजिए, मेरे को सबसे ज्यादा तो यस राजीव जी, गुड वन, प्लीज कमेंट अ गुड बुक ऑन नक्षत्र। नीलेश जी ने बोला है कि लिखने के लिए, तो मैं जरूर लिखूंगी। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, लेकिन आपको वहां पर जो स्टोरीज आप ढूंढ रहे हैं, क्वालिटीज क्या होता है कि आप खाली क्वालिटीज पढ़ के 27, हम 9 ग्रह और 12 भाव में ही अटक जाते हैं। तो 27 ग्रहों की नक्षत्रों की क्वालिटीज थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाती है। लेकिन यदि रियली कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो आप राज त्रिवेदी जी की किताब पढ़ सकते हैं, कोमिला सटन है उनकी किताब पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। ठीक है कुमार, आपका कोई प्रश्न? वेलकम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं सोच रहा था कि अगर नक्षत्र डिस्कशन चल रहा है, तो अगर इसमें हम गंडांक वाला कॉन्सेप्ट डिविजनल चार्ट में लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एकदम। इनफैक्ट मैंने ये गंडांक वाला कॉन्सेप्ट भी बताया है। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये
इनके चार्ट पे बताया है। किनके चार्ट पे? आपके जो गायिका है, बहुत अच्छी गायिका है लता मंगेशकर जी, उनके चार्ट पे मैंने गंधांत का कॉन्सेप्ट बताया है, D12 लेके और D1 लेके मैंने बताया है कि उनका अश्लेष का गंधांत जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण उनकी मदर के लिए उनको बहुत करना पड़ा। देखिए, भाई बहनों के लिए आदमी करे या ना करे, लेकिन सबसे बड़ी है मदर की हेल्प करने के लिए लाइफ में तो उनको करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रगल उनकी मदर के कारण हुआ था। तो वो किसी वीडियो में बताया आपने? हाँ, मैंने किसी वीडियो में ही बताया। तो आप वो देख सकते हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग सब थैंक यू नीलेश जी। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज बताइए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलिए, यदि किसी को कोई चार्ट देना तो दे दीजिए, एक जन कोई भी दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। मैम आपकी सारी क्लासेस को मैंने अटेंड किया है पहले जितने में, और आज भी मैं जो अटेंड कर रहा हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि जस्ट वांट टू। Thank you so much Manish ji, coming from you it's a pleasure and it's an honor. Thank you very much. Thank you so much Nilesh. India's chart, okay, so ma'am, it makes positive effect if exalted planet sees 10th lord from 6th house. ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन से हाउस से वो देख रहे हैं, एज लॉन्ग एज एक अच्छा ग्रह, एक शुभ ग्रह आपको दृष्ट कर रहा है, आपके 10th हाउस को या 10th लॉर्ड को दृष्ट कर रहा है। यदि आपका षष्टम भाव, यदि किसी का जुपिटर यदि आपका दशम भाव को षष्टम भाव से दृष्ट कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने काम में, क्योंकि उत्तर कला, मैंने आपको शुरू में बोला, उत्तर कलामृत जो है वो बोल ही रहे हैं कि षष्टम भाव का जुपिटर बहुत अच्छा है। अमिताभ बच्चन का ही देख लीजिए जुपिटर, वो तो दशम भाव को दृष्ट कर रहा है, और वो आपको, क्योंकि वो शुभ ग्रह है तो वो उस घर की वृद्धि ही कर रहा है, उस भाव की वृद्धि ही कर रहा है, और आपके भाव को 10th हाउस को और उठा रहा है। थैंक यू वेरी मच। Ma'am, can you please take a chart? In not India's chart, please, any charts that somebody can give. Yes, ma'am, you can take it randomly. Yeah, if any random chart anybody can give, but it will be on the net. तो आप ये सोच के दीजिएगा कि ये YouTube पर जाएगा। देखिए, तो इस यही होता है जब हम बोलते हैं कि YouTube पे जाएगा तो लोग जनरली अपना चार्ट नहीं देना चाहते। नॉट अ प्रॉब्लम, दे दूं मैं, YouTube पे जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, थैंक यू। दीजिए। 1966 23rd मार्च। मार्च 23rd 1966। हाँ, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग 6:56 6:56। मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। मेल फीमेल? फीमेल। ओके, तो देखिए हम लोग आज अभी पूर्व भद्रा के नक्षत्र के बारे में बात कर रहे थे ना, ठीक है। देखिए परफेक्ट चार्ट। हाँ, तो यदि हम पूर्व भद्रा के बारे में बात कर रहे थे इनकी, और इनमें इनकी पूर्व भद्रा में भी प्लैनेट्स हैं। हम देख रहे हैं कि कितने सारे प्लैनेट्स हैं उत्तर भाद्रा में, सॉरी पूर्व भाद्रा में तो खाली सैटर्न है, लेकिन यस, उत्तर भाद्रा के बारे में आज हम बात कर रहे थे अभी, और उत्तर भाद्रा में इनके 3 ग्रह बैठे हुए, ठीक है। तो ये तो बताता है कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ है,
ठीक है। दूसरा, अब हम यदि दृष्टांत से देखती हूँ, रेवती नक्षत्र उत्तर भाद्र का लग्न है, तो ये हैप्पी भी है और लाइफ में इनको स्किल्स भी हैं, ये भी मैं बता सकती हूँ खाली नक्षत्र देख के, और D1 का नक्षत्र। लेकिन मेरे को डीप में जाना है, यदि मेरे को इनका D3 देखना है, D3 में मैंने क्या देखा कि इनका जो लग्न है वो बनकर आता है नारदांश से। इसका मतलब है इनको घूमने का शौक है, इनको बात करने का शौक है, इनको लोगों को मोटिवेट करने का शौक है, ये नॉलेजेबल है, और ये समय देखकर कैसा व्यक्ति है, उससे किस तरह से बात करनी चाहिए, वो उस तरह से बात करते हैं। 100% ट्रू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये नारद की आंशा में, और यदि किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है तो वो मोटिवेट भी करते हैं, यदि किसी को सचेत करने की जरूरत है तो ये अपफ्रंट नहीं बोलते हैं लोगों को कि ये इस तरह से करिए, ये सचेत करने में लोगों को धीरे से सावधानी से सचेत कर देते हैं कि देखिए ये सही बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो हमने इनका देखा D3। यदि हम इनका D10 चार्ट लेते हैं, ठीक है, तो हमने D10 देखा, और हम यदि हम D3 में फिर यदि भाई बहनों के बारे में भी हम देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। इनका 3rd हाउस जो लॉर्ड है वो मरक्यूरी है, वो भी ध्रुव की आंशा में बैठा हुआ है, और यहाँ का 3rd लॉर्ड जो है वो वीनस है, वो भी ध्रुव की आंशा में बैठा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगी कि इनके भाई बहनों के साथ इनकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी हरकतों पे यदि उनको गुस्सा आता है तो फिर वो खरी खोटी सुनाने में भी उनको सक्षम हैं। ठीक है, हेलो। यस मैम, वेरी ट्रू। थैंक यू। और जब मैंने D3 के नक्षत्र देखे तो मैंने यहाँ पर उनका वीनस और मरकरी का नक्षत्र लगाया। उनका जो वीनस है वो उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र में है, और इनके भाई बहनों के साथ इनका झगड़ा क्यों होता है कि यदि वो लोग सही ढंग से काम नहीं करते, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तब उनको फिर उनके भाई बहनों के पर गुस्सा भी आता है और कुछ बोलने में भी आता है, और वो ये बोलते हैं कि कितने बार तुम लोग को समझा रही हूँ या कितने बार तुमको बता रही हूँ कि इस काम को इस तरह से ही करना चाहिए, वरना वो गलत हो जाता है। क्योंकि उनका जो मरकरी है जो कि D3 का 3rd लॉर्ड है, ठीक है, वो रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ, तो वो उन लोगों को सीख देना चाहते हैं, उन लोगों को समझाना चाहते हैं, उन लोगों को एक दिशा देना चाहते हैं, जो कि वो व्यक्ति यदि नहीं समझता है तब उनको जाके गुस्सा आता है। देखिए, दुर्वासा के 4 भाग हैं, 4 वो है हम कहेंगे साइंस है। वो कौन से साइन है आपके? पाइसिस, ऑल द डुअल साइंस जो है वो दुर्वासा D3 में वो दुर्वासा आंशा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां पे नक्षत्र बदल जाता है तो वो मालूम पड़ता है कि किस कारण से ये काम हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को ये एग्जाम्पल से कि मैं बहुत फास्ट जा रही थी? थोड़ा फास्ट है मैडम, लेकिन समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं वापस अच्छे से समझा देती हूँ। तो मैम, रेवती नक्षत्र की क्वालिटी लोगों को दिशा दिखाना है। रेवती नक्षत्र की क्वालिटी उन लोगों को दिशा दिखाना है, उन लोगों को प्यार से समझाना, और रेवती नक्षत्र उन लोग को टैलेंट्स भी देता है। तो हो सकता है बचपन में इनके भाई बहनों के साथ इनका वो लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे या कुछ बात नहीं समझते होंगे, जिसके कारण मतलब ये उनके साथ थोड़ा सा कड़क व्यवहार या दुर्व्यवहार कर सकती है। और यदि हम देखें कि D3 में ही वीनस शुक्र के बारे में देखें तो वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अरिमा का नक्षत्र है, और ये बोलता है कि आप काम एकदम सलीके से करिए। यदि आपको धन कमाना है तो उसके लिए आपको जो है वो आपको जरूरत है कि आप सही ढंग से पढ़ाई करिए। तो ये सारी बातों को लेकर भी उनके भाई बहनों के साथ, या यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन करना है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है कि जिनका चार्ट इन्होंने दिया है उनके चार्ट में ये सारी चीजें लागू होती हो।
जी मैम एकदम सही है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओके, तो ये सारी चीजें आप आराम से खाली अंशा रूलर्स और नक्षत्र के साथ ही कर सकते हैं। लोग बोलेंगे इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी बहुत अच्छे से होता है। थैंक यू सो मच नीतू जी। देखिए, मैं पर्सनल चार्ट्स इसी के लिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि हम सबको समय की कमी है ना, इसी के लिए, नहीं तो और मैं चार्ट्स नहीं ले पा रही। D10 का प्लीज बताइए ना एक बार, D10। राइट, तो यदि मैं D10 लूं, यहाँ पर इनका D10 यदि मैंने लगाया, ठीक है, इनका D10 लगाया, देखिए जब आपने बोला कि मेक डिटेल्ड वीडियोस ऑफ कारकत्वास ऑफ नक्षत्र, देखिए मैं मेरे क्लासेस में हर नक्षत्र को मैं 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाती हूँ, और वो उतना डिटेल वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेजर, जब बहुत सारे लोगों के साथ बात होती है तो इट्स अ प्लेजर टू टॉक एंड टू इम्पार्ट व्हाट एवर आई कैन। ठीक है, अब जब हम इनका D10 देखते हैं, D10 में देखिए आप 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि इनका जो D10 है और ये लग्न जो है वो वर्गोत्तम लग्न बता रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और यहाँ का 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, और D10 कुंडली में भी 7th लॉर्ड जो है वो आपका बता रहा है कि आप 10th हाउस में, और D1 में मरकरी इनका जो है, जो 7th लॉर्ड है, वो लग्न में बैठ के दिग्बली हो रखा है, तो इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। 10th हाउस में जो प्लैनेट है वो ब्रह्म की अंश में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, वो बताता है ब्रह्म किसको बोलते हैं, ज्ञान का भी बताता है, तो ये जो भी काम करेंगे, ठीक है, वो ज्ञान रिलेटेड वर्क होगा। दूसरा, अब बुध भी है, बुध भी आपको नॉलेज बताता है, या और बुध क्योंकि 7th लॉर्ड भी है तो वो व्यवसाय भी बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज का उससे उनको फायदा होगा, मॉनेटरी फायदा भी होगा उस नॉलेज से, ठीक है। और यदि आप देखें कि D10 का जो और D1 का जो 10th लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, इंद्र की आंशा में बैठा हुआ, तो लाइफ में काम को लेके ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और धीरे धीरे इंद्र का अंशा है, ये बहुत अच्छा अंशा है, तो यदि वो काम कर रही है, कुछ रिसर्च ये सब में लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत दूर तक अपने फील्ड में वो डेफिनेटली महारत प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो इंद्र के अंशा में, और इंद्र देवराज, ठीक है। तो मैम आपको क्या लगा, मैंने क्या बोला है? बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया मैम, एकदम सही है, जितनी बातें बताई सब सही है, 100% सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत नॉलेजेबल है। थैंक यू। अच्छा, वेलकम। तो मैं अब एक नक्षत्र भी लास्ट देख लेते हैं कि मरकरी और गुरु कौन से नक्षत्र, ठीक है। तो यदि हम हाँ 10 D10 लगा हुआ है, तो यदि आप देखिए कि मरकरी है उत्तर आषाढ़ में, वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, और गुरु विशाखा के नक्षत्र में। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र तो अनचैलेंज्ड विक्ट्री देता ही है, आप जो भी काम करेंगे आप उसमें माहिरता हासिल करेंगी ही। और विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु है, विंशोत्तरी दशा का स्वयं का लॉर्ड भी है, और वो ये बताता है कि आपको चैलेंजेस से भी डर नहीं लगता, जीवन में जो परिवर्तन आएगा आप उसको स्वीकार करने में, काम के क्षेत्र में आप में वो क्षमता है। और यदि आपने कभी देह कुछ चीज का बना लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए फोकस्ड होके काम करें। थैंक यू, थैंक यू। तो आज का सेशन यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को जितना मजा मुझे पढ़ाने में आया या आप लोगों से मिलके बात करने में आया, उतना ही मजा आप लोगों को भी आया होगा, ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा विश्लेषण किया।
एक एक बात एकदम सही गई इसमें 100%. Thank you. Welcome. Thanks a lot, madam. It was a Thank- great. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Namaste. नमस्ते मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. हमेशा ही करते हो अच्छा। Thank you, Sanchari. Thank you very much. It's a great pleasure कि we are your student actually. Thank you. All Thank you. this. Thank you, ma'am. Thank you.